आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ आज के टाइम पर। इस न्यूज को आप जरा ध्यान से देखिए। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहुंच गई है 14 मंथ्स के हाई पर। पिछले साल अक्टूबर में जो रिटेल इन्फ्लेशन थी वो भी इंडिया के अंदर वो 4.87% थी, जो इस साल के अक्टूबर में बढ़ के हो गई थी 6.21%। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें काफी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि जो आरबीआई है ना, वो हमेशा चाहता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6% से नीचे हो, लेकिन ये उससे भी ऊपर जा चुका है अब। यानी कि सीधी सी बात है, चीजें अब महंगी होती जा रही है। अब ये तो थी न्यूज नंबर 1। न्यूज नंबर 2 पे थोड़ा नजर डालिए। नेस्ले इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि मिडिल क्लास का जो नंबर है इंडिया में वो श्रिंक होता जा रहा है, यानी कि वो कम होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा इसकी वजह से जो नेस्ले इंडिया की सेल्स है वो मात्र 1 या 2% से ही बढ़ रही है। नेस्ले इंडिया के प्रोडक्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में यूज किया करते हैं, जैसे कि मैगी हो गई, कॉफी हो गई, या फिर कन्फेक्शनरीज, बॉटल वाटर, आइसक्रीम, किटकैट, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये बात हमारे वित्त मंत्री ने भी मान ली है कि हमारी कंजप्शन ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। न्यूज नंबर 3 पे नजर डालो आप जरा। पैसेंजर व्हीकल की जो सेल है ना वो 19% तक डाउन है सितंबर तक, और जो इन्वेंट्रीज है कार कंपनीज की वो लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे न्यूज दिखा सकता हूँ जो कि एक ही चीज की तरफ इशारा करती है कि अगर भारत के अंदर कोई पर्टिकुलर वर्ग अगर दिक्कत में है तो वो वर्ग है मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं ये बहुत ही ईमानदारी से टैक्स भरते आ रहे हैं, लेकिन उसके बदले में उनको मिलता क्या है आखिर? महंगाई और सिर्फ महंगाई। अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें तो मिडिल क्लास के ऊपर हमेशा से टैक्स लगाए गए हैं, और टैक्स के बदले में उनको बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिला करती। और ये पर्टिकुलर न्यूज हमको बहुत दिनों से देखने को मिल रही है कि इंडिया की जीडीपी जो है ना वो बहुत जल्दी से गिर रही है। अब सितंबर के क्वार्टर की कंपनीज के रिजल्ट को आप देख ही सकते हो। बहुत सारी जो कंज्यूमर कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग, और एक दो चीजें और हो गई जिनकी वजह से शेयर मार्केट में उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब जब मैंने यहाँ पर रिसर्च को शुरू किया इन डेटा और फैक्ट को ढूंढने में, तो मुझको ऐसे काफी सारे सीरियस और इंटरेस्टिंग चीजें मिली जिनको मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। और इन सभी डेटास के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम ये वीडियो आप तक लाए हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मिडिल क्लास के ऊपर हाई टैक्स का क्या असर पड़ता है। डिमांड, इनकम, कंजप्शन, यहाँ पर हर चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस पर्टिकुलर चीज के बारे में भी बात करेंगे कि ये समस्या आने वाले टाइम में खत्म होगी या फिर नहीं। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में हम वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करो प्लीज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक और लाता रहूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो कार सेल्स की नंबर है वो ऑटोमोटिव कंपनी के ग्रोथ दिखाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो इकोनॉमी के लिए एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर भी है। फॉर एग्जाम्पल, जब रिसेशन आती है तो पैसेंजर व्हीकल की सेल डीप होने लगती है। जितने भी रिसेशन पहले हुए हैं उनमें आप इन डेटा को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। इससे हमें ये पता चलता है कि जो एवरेज सिटीजन है ना उसके पास पैसों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो चीजों को खरीदने के लिए नेसेसरी जगह पर पैसा लगा रहा है रेदर देन बाइंग कार्स। अब यहाँ पर अगर हम इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनीज के सेल्स के नंबर पर ध्यान दें तो हमको यहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया के मेन व्हीकल्स को कैटेगराइज करें तो पहली कैटेगरी निकल कर आती है अफोर्डेबल टू व्हीलर्स की, जो ज्यादातर लोअर क्लास और मिडिल क्लास प्रीफर करते हैं। फिर आते हैं पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि आपकी कार्स, जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग बाय किया करते हैं। फिर आती है एसयूवी एंड हाई एंड कार्स, जो कि अपर मिडिल क्लास और रिच लोग बाय किया करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रिसेंट डेटा पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में कार सेल ऑल टाइम लो है, लेकिन एक नंबर आप देखिए वो है एसयूवीज का। एसयूवीज का सेल्स ऑल टाइम हाई पर है। मारुति सुजुकी की जो एसयूवीज है 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, वही महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ये ग्रोथ 25% अप की है। और यहाँ पर अगर हम टू व्हीलर्स की सेल्स की बात करें तो हमको ये क्लियर देखने को मिल सकता है कि ईयर ऑन ईयर 14% से ये दर बढ़ती जा रही है, जहाँ पर पिछले साल अक्टूबर में ये सेल्स करीबन 19 लाख के आसपास थी। तो वहीं पर इस साल के अक्टूबर की अगर बात की जाए तो वो 21,64,000 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन वहीं पर अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बिक्री की बात करें तो यहाँ पर ये नंबर्स बिल्कुल फ्लैट हैं। पैसेंजर व्हीकल की सेल पिछले एक साल में 19% तक घट चुकी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इंडिया के अंदर 10 साल पहले जितनी भी कार बेची जाती थी उसमें से 64% कार स्मॉल या फिर मिड साइज हुआ करती थी, और ये आंकड़ा गिरते गिरते अब 35% पर आ चुकी है। वहीं पर टोटल अगर इनके हाई एंड कार हैं जहाँ पर एसयूवीज या फिर बड़ी कारें हैं उनका शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 साल पहले 100 में से 18 कार ऐसी थी जो हाई एंड कार हुआ करती थी, उसका नंबर अब 57% पर चला गया है। अब यहाँ पर तीन चीजों को पुख्ता तौर पे सोची जा सकती
बताती है। पहला, क्या ये लोगों की प्रेफरेंस की चेंज है, या फिर यहाँ पर मिडिल क्लास की बाइंग पावर कम हो रही है, या फिर ओवरऑल मिडिल क्लास ही कम होता जा रहा है। और यहाँ पर अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर मिडिल क्लास के पास बहुत ऑप्शन कम होते हैं, जिसमें से एक होता है बिजनेस खोलना। एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, कंजप्शन साइट्स के यहाँ पर नंबर देखिए आप। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जब हम FMCG कंपनीज की सेल्स पर नजर डालें तो इंडिया की जो बड़ी FMCG कंपनी है उनके सेल्स के जो नंबर है वो बिल्कुल फ्लैट है। उनके सेल्स पे अगर आप नजर डालोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 14% से डाउन है, नेस्ले 12% से डाउन है, ब्रिटानिया 17% डाउन है, टाटा कंज्यूमर 16% से डाउन है, डाबर इंडिया 11% डाउन है, कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया 22% डाउन है। आप कोई भी FMCG कंपनी उठाकर देख लो, वो सारे के सारे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक महीने में FMCG कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 15 to 20% ऑन एन एवरेज गिर चुकी है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से कंजप्शन बंद हो रहा है। जहां पर यह अनुमान था कि करंट फाइनेंशियल ईयर में ये FMCG कंपनीज 8 to 9% का ग्रोथ रेट दिखाएगी, वहीं पर अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये नंबर गिरकर 5 to 6% ही रह जाएगा। अब ये तो सारे के सारे कंजप्शन के नंबर हैं, जो कि हद से ज्यादा खराब है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कंज्यूमर है उनकी अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया की जो हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ने की बजाय कुछ रिपोर्ट ये बता रही है कि पिछले कुछ महीनों में वह लगातार गिरती जा रही है। और एक सर्वे में ये तक पाया गया इंडिया की जो हाउस होल्ड इनकम है वह बढ़ने के बजाय कुछ रिपोर्ट ये बता रही है पिछले कुछ महीनों में वो लगातार गिरते जा रही है। और एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि बजट के बाद उनकी इनकम और भी ज्यादा कम हो चुकी है। और आपको तो पता ही है कि बाद में मिडिल क्लास को इस बजट में क्या मिला। और वहीं पर इंडिया की अगर हम सेविंग रेट की बात करें तो वो हर साल गिरती जा रही है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 साल के लो पर यहाँ पर इंडिया की सेविंग रेट आ चुकी है। आपको बता दूं कि 8-10 साल पहले जो इंडिया की सेविंग रेट थी वो थी 28% के आसपास, और वो दुनिया में लगभग हाईएस्ट था। लेकिन आज के टाइम पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारी जो पेरेंटल जनरेशन थी ना वो पैसे सेव किया करती थी, लेकिन यहाँ पर हम अगर अपने जनरेशन की बात करें तो हम लोग पैसा सेव नहीं करते बल्कि उड़ाने पर विश्वास रखते हैं। और आज के टाइम पर लोग EMI और लोन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट जो यंग जनरेशन है ना वो लोग हर चीज EMI पर लिया करते हैं, यानी कि EMI पर लेना पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आईफोन की बात करते हैं, आजकल के बच्चे 3 या 4 साल की EMI पर आईफोन लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मूवी एकदम से क्लियर है कि मिडिल क्लास की जो इनकम है ना वो रुक चुकी है, और वहीं पर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ टैक्सेस भी हाई पर जा रहे हैं। और इसका जो रिजल्ट आया है वो ये है कि कंजप्शन कम हो चुका है, और इसका इम्पैक्ट FMCG कंपनी और बाकी सारी कंपनियों पर पड़ रहा है। अब यहाँ पर स्टोरीज के 2 कंक्लूजन है। पहला ये कि जो FMCG वाले जितने भी सेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सम सेक्टर्स जो बेनिफिट कमा रहे हैं इस पूरे की पूरे सिचुएशन से। और वो कंपनीज कौन सी है आपको मालूम है? वो कंपनीज है लोन कंपनीज। इन लोगों को इन सभी चीजों से बहुत फायदा मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर एक सैड सी पिक्चर डेवलप होते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये पिछले कुछ ही महीनों में हुई है। मे भी मेरे ख्याल से इन सभी चीजों को रोका जा सकता है अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI और सरकार तीनों मिलकर यहाँ पर कुछ सही निर्णय लेते हैं तो इसको पर्टिकुलर बेसिस पे कंट्रोल किया जा सकता है, एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल ऑल्सो। लेकिन हम इसी चीज को पर्टिकुलरली लगातार कंटिन्यूअसली चलने देते हैं तो चीजें और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है हमारे लिए। तो जितने भी सारे मिडिल क्लास लोग हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सारी चीजें मिडिल क्लास लोगों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कोट। अब यहाँ पर आप ये पूछोगे कि डायरेक्ट कोड आखिर होता क्या है। देखिए, जो इंडिया का इनकम टैक्स लॉ है वो काफी ज्यादा पुराना है, वो 1961 में बना था। तो इस साल के बजट में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये कहा कि हम डायरेक्ट कोड लेकर आने वाले हैं, यानी कि हम टैक्सेस को सिंप्लीफाई कर देंगे, जिनसे कि कई सारे ATC बेनिफिट आपको मिला करते हैं उनसे चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो इसीलिए हम इन चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन हम इस फाइनेंस मिनिस्टर का पिछला सिंप्लीफिकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो वो उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं रही है। जैसे कि जुलाई मंथ के बजट में उन्होंने सिंप्लीफिकेशन के नाम पर जो इंडियन सेशन बेनिफिट था रियल एस्टेट का वो पूरी तरीके से हटा दिया गया। सिंप्लीफिकेशन के नाम पर स्टॉक मार्केट में जो LTCG आपको लगता है उसको भी बढ़ा दिया गया, लॉन्ग टर्म का भी बढ़ाया गया आगे चलकर। तो इस तरीके की छोटी मोटी चीजें हुई है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स और लोगों को ये डर है कि इस सिंप्लीफिकेशन के नाम पर अगर यहाँ पर टैक्सेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर काफी सारी चीजें हमारे लिए नेगेटिव हो सकती है। जनरली मिडिल क्लास के बारे में ये कहा जाता है वो महज एक हॉस्पिटल बिल से दूर होता है, गरीबी रेखा के उस पार जाने से। लेकिन यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट कोड आता है और यहाँ पर अगर टैक्सेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो मिडिल क्लास के लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंडिकेटर बता दूंगा जिनको आप अगर ट्रैक करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मिडिल क्लास इंडिया में कैसे सफर कर रहे हैं। तो इंडिया की जो भी FMCG कंपनी है उन्हें आप एक बार क्लोजली ऑब्जर्व करो। उसके साथ में हमारे इंडिया में जो भी कार्स की सेल है उसको भी क्लोजली ऑब्जर्व करो, और उसके थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हाउ द मिडिल क्लासेस आर डूइंग राइट नाउ। पिछले कुछ
कुछ महीनों में अगर बात करें इंडिया के अंदर तो चीजें काफी एक्सट्रीम जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, या तो लोग बहुत ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं या फिर गरीब लोग सड़क पर आ चुके हैं। अगर आप इंडिया में मिलियनर या फिर बिलियनर की संख्या देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इंटरनेट की इमरजेंसी की वजह से और बहुत सारे वाइडली अपॉर्चुनिटीज की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बिलियनर और मिलियनर और भी अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। इन द सेम टाइम ज्यादातर लोअर क्लास से लोग मिडिल क्लास में शिफ्ट करेंगे और मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो आने वाले टाइम पर फिगर कहाँ जाती है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास की जो हालत है वो बहुत बुरी है। एंड नॉट फॉर द कंपनीज, नॉट फॉर द पीपल, और बहुत सारी चीजें इन सभी लोगों के लिए कंसर्न वाली हो चुकी है। और आने वाले टाइम पे ये कंपनीज क्या करती है, आने वाले क्वार्टर्स में इनको देखना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ।